हमें कभी भी आधी अधूरी प्रिपरेशन में एंटर नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम प्रोसेस में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मेंस को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि एक बार हमने इन डेप्थ जब मेंस को प्रिपेयर कर लिया, तो प्रीलिम्स में प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर हमें बहुत अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें फिर लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें आंसर राइटिंग जो है, एक बार जब हम सिलेबस पूरा तैयार करेंगे, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे नोट्स तैयार हो जाएँ, उसके बाद अगर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा नॉलेज बेस इतना ज़्यादा नहीं होता है, और बिना नॉलेज बेस के जब हम आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करते हैं, तो हमारा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंस देंगे, या जो लोग काफ़ी सालों से लगे हुए हैं, जो लगातार मेंस दे ही रहे हैं, उनको अपनी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? इतने शॉर्ट स्पैन में वो कैसे इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं? सर, जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं मेंस के, तो उन्हें हम डेली बेसिस पर या फिर प्रिपरेशन जी सर। आपने कैसे अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा किया? सर, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी 2021 का जो अटेम्प्ट दिया था, उसके लिए कोई भी मैंने मार्केट से टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। तो मैंने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज़ के माध्यम से ही किया है। बस इसमें मैं ये किया करती थी कि 2020 का सर रिज़ल्ट आ चुका था उस समय। तो टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, चेक्ड कॉपीज़, वो भी अवेलेबल थी। साथ में सर आपके जो टेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन्स हैं, वो भी अवेलेबल थे। तो इन दोनों का सर मैंने यूज़ किया। इसमें सर उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि भी आज जिस समय में हम रह रहे हैं, वहाँ पर रिसोर्सेज़ की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्सेज़ बहुत सारे अवेलेबल हैं, और सर आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम, उसकी भी सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा सर मेंस के समय में टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है, जो वीएस एजुकेशन के द्वारा चलाई जा रही है। तो सर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि रिमोट एरियाज़ में जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ बैरियर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में चल रही हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रलोभित नहीं होना चाहिए बच्चों को। हम की मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन वहाँ पर हमें उतना रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो सर उसके लिए जैसे कि मैंने आपका प्रोग्राम सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, और 2021 में तो मैंने खुद ने भी टेस्ट लगाए थे। तो सर वो मुझे क्वालिटी जो लगी वो काफ़ी अच्छी है। बच्चे उसका भी उपयोग कर सकते हैं, और मेरा तो यही कहना है कि मार्केटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चे ना पड़ें। बहुत बड़ी भूमिका है। और रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे रह रहे हैं, उन्हें तो सर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मार्गदर्शक को ढूँढें, और आपका जैसे प्रोग्राम है, सर वो प्रोग्राम मैंने जितना जाना है उसके बारे में, वो मुझे सर बहुत बेनिफिशियल लगा। नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो सर यही मेरा कहना है कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड वे में ना करें, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करें और उसके माध्यम से आगे बढ़ें। सबसे ज़रूरी तो ये है कि मेंस की प्रिपरेशन पहले की जाए, और हो सके तो कंबाइंड प्रिपरेशन भी की जा सकती है कि आप मेंस का भी पढ़ें और प्रीलिम्स के भी आप ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज़ लगाते हुए चलें। और नोट्स को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ सर। मेरी जो सफलता है उसमें नोट्स प्रिपरेशन, और दूसरा जो है आंसर राइटिंग, इस पर बहुत फोकस रहा है मेरा। तो सर आपका जो मेंस टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम है, उसके टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चंस डाले जाते थे, उससे सर मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मैंने क्वेश्चंस की क्वालिटी देखी है, बहुत अच्छी है, और उसमें सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपका ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी मिली, और मैंने कुछ वीडियोज़ भी देखे, तो सर उनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं सर बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उस प्रोग्राम से आप कहीं रिमोट रीजन में रह रहे हैं, तो आप एक बार डेमो लेके देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करता हूँ अभी प्रीलिम्स हुआ है, सभी का बहुत अच्छा गया होगा। और हर बार फ्री होता है, बहुत सारे खबरें चलती हैं, तो आप लोग फाइनल आंसर की का थोड़ा वेट करें और बिलीव रखें, सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसा कि हम लगातार, जो अभी नया रिजल्ट आया था जून में पीएससी का, उसमें बहुत सारे टॉपर्स बने थे, तो लगातार हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे थे। तो आप देख रहे थे कि अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग अनुभवों के साथ में टॉपर्स आपको गाइड कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस दौर से आप गुजर रहे हैं, एक दौर से सभी गुजरे हैं। मतलब एक असफलताओं का लंबा दौर गुजरा, फिर उन्होंने अपने अंदर जो भी सुधार किए, जो भी बदलाव किए, वो आपके सामने वो बताते हैं।
हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी और उनकी ज़िंदगी कहीं मैच करे, इसलिए अलग-अलग टॉपर्स की ज़िंदगी अलग है, तो हो सकता है कि आपकी भी अलग-अलग पृष्ठभूमि, अलग-अलग क्षेत्रों से, अलग-अलग कंडीशंस में आप देख रहे हो। तो उसी हमारा मूल लक्ष्य यही है कि आपका वो मोटिवेशन बना रहे एग्ज़ाम को लेके। तो चलिए इस सेशन को आज शुरू करते हैं और आज आपको बता दूँ कि हमारे साथ में महिमा चौधरी जी हैं। पहले तो महिमा बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको। थैंक यू सो मच सर। तो महिमा के बारे में पहले बता दूं कि डीएसपी पद पर इनका चयन हुआ है, लेकिन मैं बताऊं मेंस में इनकी रैंक 7 है। मतलब मेंस के मार्क्स आना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप पीएससी की तैयारी करते हो तो कहीं ना कहीं जो सिलेक्शन होता है, हाँ रैंक ऊपर नीचे हो सकती है। महिमा इसके जीता जागता एग्जाम्पल है आपके सामने। ये इंटरव्यू में इनके मार्क्स 95 मिले हैं। अगर थोड़ा 10 या 15 मार्क्स होते तो हो सकता है वो डीसी के पद पर भी चयनित होती, लेकिन ठीक है। अभी उनके 22 का भी इंटरव्यू है और 23 में भी उनका सर मेंस दिया है। मेंस दिया है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि यही इंटरव्यू अब हम रिपीट करेंगे, वो डीसी पर जब उनका आएगा और आपके लिए फिर दोबारा सेंड करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो उनके अभी व्यक्तिगत अनुभव रहे हैं उसी अनुभवों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैं बाद में आऊँगा, मैं सर से सबसे पहले बोलता हूँ कि आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले मैं महिमा से कहूँगा अपने बारे में कुछ हमारे स्टूडेंट्स को बताएं। जी, मेरा नाम महिमा चौधरी है। मैं रायसेन ज़िले के गाँव बिष्टी की रहने वाली हूँ और मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन सीहोर ज़िले से हुआ है। मैंने बीएससी की है मैथमेटिक्स से और राज्य सेवा परीक्षा में मेरे तृतीय प्रयास था, जिसमें मुझे फाइनली सफलता प्राप्त हुई है और मेरा डीएसपी पद के लिए चयन हुआ है। सरस सर से बोलूँगा इस सेशन को गति प्रदान करें, क्योंकि अब जो मेन इंट्रो तो हो चुका है, अब जो जो होती है ना मेन बॉडी वाला, अब पूरा आपके इस सेशन की मेन बॉडी शुरू होने वाली। सरस सर। थैंक यू सर। आप सभी को नमस्कार। और टॉपर्स की जो एक श्रृंखला हम लोग चला रहे थे एमपीपीएससी की, उसमें आज हमारे साथ महिमा है। सबसे पहले तो महिमा को कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और वो पहले से भी व्यापम के थ्रू एक पोस्ट पर पदस्थ थी पहले से ही मध्य प्रदेश शासन में ही, और ये उनका तीसरा प्रयास था और अब वो डीएसपी हैं। उनका एक अच्छा खासा अनुभव रहा इस पूरे को तैयारी को लेकर के एमपीपीएससी के। हम इसी पूरे जो उनके अनुभव हैं उसी में से कुछ कुछ क्वेश्चंस हम उस पर लेते चलेंगे और प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो उनके अनुभव पे आधारित होगी। मैं उनसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे जो कि अब 2025 का प्रीलिम्स प्रिपेयर करेंगे, जो कि अगले साल प्रपोज्ड है जनवरी या फरवरी में 2025 का, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बिगिनर्स हैं, जो नए आ रहे हैं या जिन्होंने अभी पिछले साल ही प्रिपरेशन तैयार की शुरू की है अपनी। उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि वो अपने जिन सीनियर से बात कर रहे हैं वो उनको सुझाव दे रहे हैं कि पहले वो प्रीलिम्स की तैयारी करें, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस अभी हाल ही में चेंज हुआ है। फिर उसके बाद जब वो प्रीलिम्स पास कर जाएं तब वो मेंस दें और फिर इंटरव्यू दें। तो इस पर हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से अपना ओपिनियन लिया है। इस पर आपकी राय क्या है महिमा, प्लीज़ बताइए। जी सर। सर इसमें मेरा मानना है कि हमें कभी भी आधी अधूरी प्रिपरेशन में एंटर नहीं करना चाहिए एग्ज़ाम प्रोसेस में और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम मेंस को सबसे पहले तैयार करें, क्योंकि एक बार हमने इन डेप्थ जब मेंस को प्रिपेयर कर लिया तो प्रीलिम्स में प्रोबेबिलिटी रहती है कि हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। फिर हमें बहुत अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें फिर अगर हम 1 मंथ भी देंगे प्रीलिम्स में तो ईज़िली हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो सर मेरा यही मानना है कि हम एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करें और मेंस को सबसे पहले प्रिपेयर करें और इन डेप्थ करें और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जब नोटिफिकेशन आ जाता है उसके बाद हम शुरू करें तो इजीली क्लियर हो जाए। अच्छा, और मेंस की परीक्षा को लेकर के भी एक मिथक है मार्केट में कि कई संस्थान इस तरीके से उसको रन कर रहे हैं कि नया बच्चा जो कि अभी पहले दिन ही क्लासेस ज्वाइन कर रहा है, सेंटर को ज्वाइन कर रहा है, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, उसको पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। वो बच्चा जिसने अभी जस्ट 12वीं या ग्रेजुएशन पास करके वहाँ पे एडमिशन लिया है, जिसको भी जीएस के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको साल भर आंसर राइटिंग, है ना? या एक कंटिन्यूटी में अगर किसी को 3 महीने या 6 महीने भी अगर ये आंसर राइटिंग कराई जा रही है, तो ये कहाँ तक इफ़ेक्टिव है? आप मेंस की एक तरीके से टॉपर भी रही हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे रहे हैं, आप 7th रैंकर हैं उसमें, तो क्या आउटलाइन होनी चाहिए और कैसे इसको प्रिपेयर करें? सर मेंस के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें आंसर राइटिंग जो है एक बार जब हम सिलेबस पूरा तैयार करेंगे, सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारे नोट्स तैयार हो जाएं, उसके बाद अगर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। क्योंकि अगर हम डे 1 से स्टार्ट करते हैं तो हमारा नॉलेज बेस इतना ज़्यादा नहीं होता है
और बिना नॉलेज बेस के जब हम आंसर राइटिंग पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं तो हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहता है। तो सर मैंने तो यही फॉलो किया कि सबसे पहले मैंने नोट्स बनाने पर ज़्यादा फोकस किया। जब मेरे नोट्स बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में मेंटेन हो गए हर सिंगल टॉपिक के, तो सर उसके बाद फिर मैंने आंसर राइटिंग पर प्रॉपर फोकस किया। मतलब आपने स्टैंडर्ड बुक्स के बाद केवल अपने नोट्स ही बनाए, जी सर, है ना? पहले तो मार्केट में तो बहुत सारा कंटेंट है, कैसे अपने आप को बचा करके रखा गया और जी कैसे बिल्कुल एक क्वालिटेटिव कंटेंट जो है, उस पर आपने कैसे काम किया? सर मेरा तो ये फोकस रहता था कि पर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक रखूं। बहुत ज़्यादा सर मैंने मटेरियल यूज़ नहीं किया है। एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक। और अभी जो यूनिट वाइज पैटर्न है उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी हमें बुक्स मार्केट में नहीं मिलती हैं, तो उनके लिए मैंने इंटरनेट का बहुत अच्छा उपयोग करके खुद के अपने नोट्स बनाए और फिर उन्हें रिवाइज करके फिर आंसर राइट किया। 9th ऑफ सितंबर को इसका मेंस है। जी अभी जो 23 जून को जो प्रीलिम्स हुआ उसका मेंस है। जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेंस देंगे, या जो लोग काफ़ी सालों से लगे हुए हैं जो लगातार मेंस दे ही रहे हैं, उनको अपनी क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? इतने शॉर्ट स्पैन में वो कैसे इसको सक्सेसफुल कर सकते हैं? सर इसमें सबसे पहले तो जितना भी उन्होंने पढ़ा है मेंस के लिए उसे प्रॉपरली रिवाइज करें। और कुछ अगर रह गया है तो उसके लिए बहुत कम सोर्सेज को वो यूज़ करें। बहुत अधिक, क्योंकि समय कम है तो बहुत अधिक अभी नहीं पढ़ा जा सकता है। तो शॉर्ट में जो जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें। और आंसर राइटिंग की मैं कहूँगी कि प्रैक्टिस अच्छी करें। डेली पढ़ने के साथ करें, क्योंकि अब ये उन्हें मेंस के लिए टाइम देना है। तो आंसर राइटिंग मुझे लगता है कि उस पर बहुत फोकस होना चाहिए। कैसे करें? ऐसे लोग जो कि दूर-दराज के क्षेत्र में हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनके पास में कोई मार्गदर्शक नहीं है, वो कैसे करें? और अगर जिनके पास में है, वो कैसे ये समझें कि उनको जो व्यक्ति गाइड कर रहा है, वो एप्रोप्रिएटली गाइड कर रहा है, सही तरीके से गाइड कर रहा है? जी। बताइए। हाँ जी सर। सर इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि टेलीग्राम चैनल अभी जो है उस पर हमें बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। सर आपके जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमें फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं मेंस के। तो उन्हें हम डेली बेसिस पर या फिर जब भी हमारा जो पर्टिकुलर टॉपिक या सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो एक बार कवर हो जाए, उसके बाद हम उस यूनिट का या फिर पर्टिकुलर पेपर का पूरा आंसर राइटिंग करें, तो उससे हमारी आंसर राइटिंग इम्प्रूव होगी। साथ में सर जैसा आपने मार्गदर्शन का कहा कि जो दूर दराज के इलाकों में हैं हाँ, उन्हें मतलब मेरा कहना ये था कि जो लोग बहुत रिमोट एरियाज़ में हैं, जिनको कोई एप्रोप्रिएट मिल नहीं पा रहा है, शहरी क्षेत्र से बहुत दूर हैं, है ना? उनके लिए भी एक बताइए, और ये भी बताइए कि आपने कैसे की प्रिपरेशन? जी सर। आपने कैसे अपनी आंसर राइटिंग को और अच्छा किया? सर मैं बताना चाहूँगी कि मैंने भी 2021 का जो अटेम्प्ट दिया था उसके लिए कोई भी मैंने मार्केट से टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। तो मैंने भी ऑनलाइन रिसोर्सेज के माध्यम से ही किया है। बस इसमें मैं ये किया करती थी कि 2020 का सर रिजल्ट आ चुका था उस समय। तो टॉपर्स की जो कॉपीज़ हैं, चेक्ड कॉपीज़ वो भी अवेलेबल थी। साथ में सर आपके जो टेस्ट पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अवेलेबल थे। तो इन दोनों का सर मैंने यूज़ किया। इसमें सर जो टॉपर्स की कॉपीज़ थी उनमें मैं कोशिश करती थी कि जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के आंसर मैं लिखूँ और मैच करूँ कि उन्होंने कैसे आंसर्स लिखे हैं। तो इससे सर मुझे एक आइडिया लग जाता था कि मैं उस लेवल का लिख पा रही हूँ या नहीं, जिस लेवल का सिलेक्टेड लोगों ने लिखा है। तो सर ये मेरी स्ट्रैटेजी रही। और साथ में सर मैं खुद से सेल्फ एनालिसिस के माध्यम से इम्प्रूव करती गई। तो सर मेरा फोकस प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि अभी जो न्यू फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ है एमपीपीएससी में उसमें हमें बहुत कम स्पेस में और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प कंटेंट उन्हें देना है। तो उसके लिए प्रैक्टिस तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ में हम किस तरीके से प्रॉपर प्रेजेंटेशन के माध्यम से वहाँ पर आंसर लिख के आते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, इस पर सर मेरा बहुत फोकस है। और जो रिमोट एरियाज़ में लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि भी आज जिस समय में हम रह रहे हैं वहाँ पर रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। और सर आपका जो प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन प्रोग्राम उसकी भी सहायता ली जा सकती है। इसके अलावा सर मेंस के समय में टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाती है जो बीएस एजुकेशन के द्वारा चलाई जा रही है। तो सर बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि रिमोट एरियाज़ में जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ बैरियर है या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। सर ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ करके प्रॉपरली आप सिलेक्ट हो सकते हैं। कितने टेस्ट देने चाहिए? जी मतलब हाउ मेनी नंबर्स? जी कई बार लोग ये सोचते हैं कि बहुत सारे दे दिए जाएँ,
कई बच्चों को मैं देखता हूँ जो काफ़ी सालों से मेंस दे रहे हैं, वो 2-2 महीने 3-3 महीने लगातार पर डे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। नो डाउट मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती, लेकिन क्या इतना एग्ज़ॉस्ट होना, ये एग्ज़ाम इतना मुझे लगता है कि इस लेवल पे भी नहीं है कि आपको इतना इसमें जी, है ना, जी। इतना मेहनत करनी है। तो क्या आप इसमें क्या बोलना चाहेंगे? सर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारे पास जो समय है, उसका हमें प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर हमारे पास अभी जिन बच्चों ने प्रीलिम्स दिया है और मेन सितंबर में शेड्यूल्ड है, अगर हमारे पास 2 से ढाई महीने का समय है, तो हमें दोनों स्तर पर काम करना होगा कि रिविज़न भी प्रॉपर हो सके और हमारी आंसर राइटिंग भी हो सके। अब इसमें कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आप आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा कीजिए, तो सर वो प्रॉपर बैलेंस बना के हमें चलना होगा, क्योंकि अगर हम सही तरीके से पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो आंसर्स कैसे लिख पाएँगे? और अगर आपके पास समय है तो आप बिल्कुल प्रॉपर्ली आंसर राइटिंग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। मेरे हिसाब से सब बैलेंस्ड हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। अच्छा महिमा, अभी मार्केट में एक तरीके का कैपिटलिज्म हावी है ना? पीएससी और सिविल सर्विसेज की तैयारी वाले फील्ड के लोग हैं, वो सभी इसको जानते भी हैं, फील भी करते हैं, नए बच्चे, पुराने बच्चे सभी। एक बड़ी महँगी फ़ीस और एक बड़ा अमाउंट तैयारी के लिए लिया जा रहा है, जो हर किसी बच्चे की कैपेसिटी में नहीं है। तो जो बच्चे इस तरीके से ऑफ़लाइन या ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाह रहे हों, या आपका अगर कोई और भी सजेशन हो तो वो भी आप ज़रूर बताएँ उस पे। बट मेरा मानना ये है कि ऑनलाइन में भी लोगों ने बहुत बड़े फ़ीस स्ट्रक्चर के साथ में, लेकिन उतना क्वालिटी डिलीवरेंस नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो इस पर आपका ओपिनियन क्या है और इससे नए बच्चे कैसे बचें और उनको क्या ऑप्ट करना चाहिए? सर इसमें तो मुझे लगता है कि जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ मार्केट में चल रही हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा प्रलोभित नहीं होना चाहिए बच्चों को। हम सबसे पहले तो बच्चे ये चेक कर लें कि जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कंटेंट क्या दिया जा रहा है, प्रॉपर कोर्स का ड्यूरेशन क्या रहेगा और क्वालिटी कितनी है। तो प्रॉपरली चेक करने के बाद ही कोई चीज़ परचेज़ करें। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि मार्केटिंग बहुत ज़्यादा की जा रही है, लेकिन वहाँ पर हमें उतना रिज़ल्ट जो है वो नहीं मिल पाता है। तो सर उसके लिए जैसे कि मैंने आपका प्रोग्राम सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और 2021 में तो मैंने खुद ने भी टेस्ट लगाए थे। तो सर वो मुझे क्वालिटी जो लगी वो काफ़ी अच्छी है। बच्चे उसका भी उपयोग कर सकते हैं और मेरा तो यही कहना है कि मार्केटिंग के चक्कर में बहुत ज़्यादा बच्चे ना पड़ें। प्रॉपरली अपना जो डिसीज़न है वो अच्छे से लें और तैयारी करें प्रॉपर डायरेक्शन। चलिए महिमा, महिमा 2022 का जो पीएससी का एग्ज़ाम है उसका इंटरव्यू भी दे रही हैं और 23 का मेंस भी है, और हम अपनी तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। गुड लक कि वो रही सही जो कसर थी, जो 5-10 नंबरों की इस बार रह गई थी, वो इस बार ये पूरी करें, और ये सेशन हम अगली बार फिर से करेंगे इनके साथ में जब ये डीसी के रूप में हमारे साथ होंगी। थैंक यू एंड गुड लक वंस अगेन। थैंक यू। थैंक यू सर। एक आपने काफ़ी सारे पॉइंट वैसे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आजकल सभी मेंटर्स के जो इंटरव्यू आ रहे हैं उसमें एक मार्गदर्शक की भूमिका को बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला गया कि सेल्फ स्टडी करना है। तो एक प्रकार से सेल्फ स्टडी करना तो खैर अंतिम सत्य है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि सेल्फ स्टडी में मार्गदर्शक की कितनी बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जानते हो ना, क्योंकि ये तो आप देखोगे अगर हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो ये पूरा प्रकार से समुद्र है। जी। मार्गदर्शक क्या भूमिका इसलिए बताइए, क्योंकि जो बच्चे हैं दूर दराज में वो केवल एक बार देख लेते हैं वीडियो, उन्होंने कहा कि हमें सेल्फ स्टडी करना है, लेकिन आप ये जरूर एक प्रिकॉशन हमको बताएं कि अगर सेल्फ स्टडी भी करना हो मार्गदर्शक ढूंढना है, तो आप इस दोनों बताइए किन के लिए सेल्फ स्टडी है और किसके लिए भाई जरूरत है कि कोई उसके मार्गदर्शक अपना ढूंढ ले। सर सेल्फ स्टडी जैसे आपने बताया कि सेल्फ स्टडी तो इम्पोर्टेंट है ही, अंतिम सत्य है। लेकिन सर मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी है। अगर मार्गदर्शन हमें शुरुआती वर्षों में ना मिले, तो हमारे बहुत सारे वर्ष ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसे हम लोगों ने भी तैयारी शुरू की तो 5 से 6 वर्षों का समय हो गया। अगर कोई शुरुआती बच्चा है जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है और प्रॉपर मार्गदर्शन मिल गया, तो सर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है सफल हुए होने हैं में। ऐसे बहुत लोग, जी सर, बहुत कम बिल्कुल। टाइम में। आराम से 1 से 1.5 साल में सिलेक्शन लिया जा सकता है। उसमें मार्गदर्शन की सर बहुत बड़ी भूमिका है। और रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे रह रहे हैं, उन्हें तो सर मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मार्गदर्शक को ढूँढें और आपका जैसे प्रोग्राम है, सर वो प्रोग्राम मैंने जितना जाना है उसके बारे में वो मुझे सर बहुत बेनिफिशियल लगा। नॉमिनल प्राइस में बहुत अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, क्वालिटी एजुकेशन आप ले सकते हैं। तो सर
यही मेरा कहना है कि आप एक मार्गदर्शक ज़रूर चूज़ कर लें और उसी के साथ आगे बढ़ें। जैसे मार्गदर्शन में मेन होता है कि मार्गदर्शक आपका भाई भी हो सकता है, मार्गदर्शक आपके परिवार के मेंबर हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल आए हैं दोस्तों वाले भी। हाँ। लेकिन महिमा जी और हम लोगों का जो लगातार इसका मैसेज देने का मतलब ये है ना कि आप अधूरा मैसेज मत लीजिए। जैसे आपको मैं बताऊं कि जैसे गोली ली जाती है, जब आपको कोई रोग होता है और आपने अगर बिना जानकारी बिना प्रिकॉशन की गोली ली तो हो सकता है आपको नुकसान भी कर जाए। यहाँ ही नुकसान होता है इन एग्जामों में कि बहुत लंबा आपके जीवन का टाइम निकल जाता है। बस ये सबसे बड़ी खतरनाक है। तो बस इस चीज का ध्यान रखें। सेल्फ स्टडी अंतिम सत्य है, मैं बार बार हर सेशन में बोलता हूँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ हो। मतलब अधूरी तैयारी के साथ करोगे तो आपको होते होते हो सकता है पंचवर्षीय प्रोग्राम बन जाए इसमें। तो अच्छा है, जल्दी करना चाहे तो हम लोगों की जो किफायती शिक्षा प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं, अब तो हम हर टाइप के करने लगे हैं। टेस्ट सीरीज के अलावा स्कॉलरशिप टेस्ट भी लाते हैं, जो दूर दराज के एरियाज के बच्चे हैं वो आके दें। अगर जिनके पास फ्री भी हर साल हमारे रहे, इस बार भी रिजल्ट आए महिमा के साथ में, उसमें करीब 3 से 4 बच्चे ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट हमारे 18-19 के स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बच्चे हैं। अब कोई ये कहेगा कि इतने पुराने का क्या मतलब है। अभी तो मैं आपको बता दूं, महिमा जी ने पहले ही बोला है, एक बार आपको गाइडलाइन कोई बता दे कि भाई क्या पढ़ना क्या छोड़ना, उसके बाद तो अंत में आप खुद प्रिपेयर हो जाओगे। लेकिन पहला मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। और जो भी आपके पास हो संसाधन, आप नहीं आ सकते तो ऑनलाइन ले लीजिए। नहीं, आपके अगर कोई सिटी में दूसरा हो तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम ही को फॉलो करें, बहुत सारे मार्गदर्शक है ना। तो चलिए महिमा जी, मेरे ख्याल से सभी पॉइंट कवर हो। कोई आपके साइड से अगर ऐसा कुछ विशेष सजेशन हो स्टूडेंट्स के लिए जो आपके माइंड में हम क्वेश्चन ना पूछ पाए, मैसेज स्टूडेंट्स को। हाँ सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो बहुत ज़्यादा हैज़ार्ड वे में ना करें, एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करें और उसके माध्यम से आगे बढ़ें। सबसे ज़रूरी तो ये है कि मेंस की प्रिपरेशन पहले की जाए और हो सके तो कंबाइंड प्रिपरेशन भी की जा सकती है कि आप मेंस का भी पढ़ें और प्रीलिम्स के भी आप ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यूज लगाते हुए चलें। और नोट्स को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ सर। मेरी जो सफलता है उसमें नोट्स प्रिपरेशन और दूसरा जो है आंसर राइटिंग, इस पर बहुत फोकस रहा है मेरा। तो मेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें बच्चे, क्योंकि ये मेंस 1400 नंबर का होता है और इसमें अगर हमने अच्छे मार्क्स गेन कर लिए तो हमारा सिलेक्शन जो है उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर मेरा यही मैसेज रहेगा कि निरंतर प्रयास करते रहें, अपने आप को इम्प्रूव करें और सभी को बेस्ट ऑफ लक। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, जो सिलेबस चेंज का एक बहुत बड़ा चल रहा है, आपने भी 19 से 20 में फेस किया था। तो अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको आप ये मैसेज दीजिए कि कैसे वो 23 को 24 में, क्योंकि लोग इस कहते हैं सिलेबस बदल गया, हम लोग बोलते हैं अपडेट हुआ, बदला नहीं है। मतलब उसमें कुछ एड ऑन हो गया, कुछ हट गया है। तो आप ये नए लोगों को मैसेज दीजिए, बदला कुछ नहीं। लोग क्या नई किताबें खरीदने लगते हैं, आपने देखा होगा, नए सिरे से सब बनाने लगते हैं। तो आपने भी 19 में यही प्रॉब्लम आई होगी आपकी। अभी 23 जून का प्रीलिम्स का पेपर था, तो देख करके भी ये लगता है कि अगर किसी का बेसिक्स बहुत मजबूत है तो प्रीलिम्स में वो बाहर नहीं। आप बताइए महिमा जी कि जो सिलेबस चेंज हुआ उसमें आपकी क्या राय है, कैसे नए स्टूडेंट मैनेज करें? सर जो सिलेबस चेंज हुआ है उसे सबसे पहले तो आपको समझना होगा प्रॉपरली। आप उसे स्टडी करें कि क्या क्या टॉपिक्स ऐड हुए हैं और उसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, तो बहुत सारी बुक्स के पीछे ना भागें। एक आप कोई सी बुक ऐसी सिलेक्ट करें जिसमें आपको लगता है कि लैंग्वेज कंपेटेबल है आपके लिए और कंटेंट अच्छा दिया हुआ है, और एक ही बुक को रेफर करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं और उनके माध्यम से आप रिवाइज करें और आंसर राइटिंग। सर बहुत सारे सोर्सेज के पीछे मुझे लगता है नहीं भागना चाहिए। और आजकल पीडीएफ का मतलब मानिए कि बिल्कुल प्रसार युग चल रहा है। तो आप ये थोड़ा सजेशन दीजिए कि आपने इसको कैसे आपने बोला ना आपने बहुत लिमिटेड सोर्स यूज किए हैं, जैसे आप हमारे हर प्लेटफॉर्म से लगभग जुड़ी रही हैं, जो कंटेंट है आपने बड़ा सिलेक्टेड हो सकता है और भी आपने प्लेटफॉर्म लिए, लेकिन आपने एक सिलेक्टेड रखा। तो आप एक मैसेज दे सकते हैं कि अभी जो लगातार कंटेंट की बाढ़ आ रही है वो भी मुझे लगता है बड़ी खतरनाक स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट के अगर 10 कंटेंट उठाएंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहेंगे। इस पर कोई मैसेज दीजिए, कैसे अपने आप को आप बचा के रखें या मैनेज करें? हाँ सर, इसके लिए तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि पीडीएफ बहुत ज़्यादा, हम कोई भी प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो हमें पीडीएफ बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं एमपीपीएससी के लिए। तो हम टॉपिक वाइज जब स्टडी करते हैं तो हम ये इंश्योर करें कि हमारा जो टॉपिक है वो कहीं से भी कवर हो, बस हमें कवर करना है। उसके अलावा हमें किसी भी पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है। जो अब वो हमारे नोट्स में आ गया है, हमने लिख लिया है, उसके अलावा कुछ करंट में है तो हम उसे ऐड कर लें। उसके अलावा हमें किसी भी पीडीएफ के पीछे नहीं भागना। महिमा जी का कहना है कि मतलब करंट अफेयर्स आप अपडेट करते चलें। अगर एक बार आपके नोट्स बन गए तो बार बार आप नए नई चीज़ों को मत पढ़ें,
क्योंकि सिलेबस सब्जेक्ट वही, बस ठीक है थोड़ा ऊपर नीचे ज़िंदगी में होता है। ठीक है महिमा जी, मेरे ख्याल से सभी पॉइंट अपने कवर हो गए। बस फाइनल मैसेज हमारे किफ़ायती शिक्षा प्रोग्रामों में आपके साइड से एक हमें संदेश चाहिए हमारी टीम के लिए। फिर उसके बाद आपको बच्चों को आप राय दीजिए, हमारे जो प्रोग्राम्स आपने देखे जाने तो कैसे आप लाभान्वित रहे, तो ये लास्ट मैसेज। सर आपका जो मेंस टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम है, उसके टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चंस डाले जाते थे उससे सर मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। मैंने क्वेश्चंस की क्वालिटी देखी है, बहुत अच्छी है, और उसमें सॉल्यूशन भी दिए जाते हैं। इसके अलावा मैंने जो आपका ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है उसके बारे में मुझे आपसे जानकारी मिली, और मैंने कुछ वीडियोस भी देखे, तो सर उनकी जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो मैं सर बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर उस प्रोग्राम से आप कहीं रिमोट रीजन में रह रहे हैं तो आप एक बार डेमो लेके देखिए, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। तो महिमा जी का पहले तो थैंक्स कि उन्होंने उस चीज़ को देखा, समझा और उसके बाद उस पर सुझाव दिया। तो चलिए फ्यूचर में भी जब उनका चयन हो जाएगा, वो फ्री हो जाएंगे, तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे वो इस किफ़ायती शिक्षा प्रोग्राम में जो सहयोग कर सकते हैं, जी सर, बिल्कुल। या भोपाल में चूँकि अगर वो रहते हैं तो सैटरडे संडे जो बच्चे आना चाहें तो आप हमें बताते चलें, तो वो समय दे पाएंगे जो भी उनके जॉब के अलावा रहेगा। क्योंकि हम लोगों का मिशन ये है कि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो जितने लोग हमारे चयनित आ रहे हैं, जो पुराने हमसे जुड़े रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमें सहयोग कर रहे हैं लगातार। तो महिमा जी फ्यूचर में इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इस सेशन का हम एंड करते हैं। और बाकी फ्यूचर में अगर कुछ आता है तो आप लोग बच्चे जो हैं नए, वो कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम लोग उसका जवाब फॉरवर्ड करेंगे आपको। थैंक यू।